आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी कवि व अध्यापक विजय गोयल ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल रीट की तैयारी करने वाले साथियों के लिए निःशुल्क मनोविज्ञान बैच चला रहा है, जिसके अंतर्गत हमने बाल विकास की यूनिट प्रथम की आपके 6 क्लासेज पूरी कर ली है। आज 7वीं क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज मेरे साथियों हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और उसके बाद में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संपर्ते। वही पढ़ो जो सिलेक्शन कराएं और सरल भाषा में पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवाएंगे। बिल्कुल रुचिकर ढंग से आपको पूरा सिद्धांत याद कराने की हम कोशिश करेंगे। हाँ मेरे साथियों, आज का सुविचार है कि किसी ने खूब कहा है कि खुद में रहो, खुद को पढ़ो और आगे बढ़ो। यह दुनिया केवल आपकी कामयाबी देखती है, आपके प्रयास नहीं। तो मेरे साथियों, पहले खुद में रहो, खुद को पढ़ो। खुद में रहो मतलब अपने आप में आपको खुद में रहना है। बाहरी दुनिया क्या कर रही है या क्या कह रही है आपके बारे में, उस पर विचार नहीं करना है। लोगों का काम है कहना, और खुद को पढ़ना। आप खुद को अंदर से अंदर आपको फील करना है और खुद को आपको पढ़ना है, खुद को समझना है कि मैं क्या कर सकता हूं और आगे बढ़ना है आपको। ठीक है ना। यह दुनिया केवल आपकी कामयाबी देखती है, आपके प्रयास नहीं। जब आप कामयाब हो जाओगे तो मेरे दोस्तों उस समय दुनिया आपकी पीठ थपथपाने आएगी, लेकिन उस कामयाबी के पीछे आपके प्रयास कितने हैं यह कोई नहीं देखता है। तो मेरे दोस्तों खुद में रहिए, खुद को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है आपके जीन पियाजे ने। मेरे साथियों, जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे और वह एक जीव शास्त्री थे। एक जीव शास्त्री थे। 1923 में उनकी एक बुक आती है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। 1923 में उनकी यह बुक आती है। ठीक है। और इसी बुक में इन्होंने आपके संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है प्रस्तुत किया। अब क्या है इस संज्ञानात्मक सिद्धांत में, और विशेष तौर से इन्होंने जो ये सिद्धांत है, ठीक है, अपने ही बच्चों पर इसको एनालिसिस किया। ठीक है। उनका एक लड़का था और 2 लड़कियां थी। उन दोनों पर, लड़के का नाम आपके लॉरेंट और लड़की का नाम आपके एक का शायद जैकलिन था और दूसरी का मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक लड़का और 2 लड़कियों पर इन्होंने इस पूरे सिद्धांत को अपने अप्लाई किया, एनालिसिस किया। मेरे साथियों, कभी कभी प्रश्न आपके ऊपरी तौर से पुटअप हो जाते हैं और ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है। हम डीपली जाकर तो पढ़ लेते हैं, बट जो ऊपरी तौर का है, ठीक है, वो हमारे सामने एक आपके कन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व पैदा कर देता है कि इसका वास्तव में उत्तर क्या होगा। तो आपको संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने। इसको याद रखने का एक सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथियों। तरीका यह है, देखो पियाजे से आप याद रखोगे प्याज। मेरे साथियों, प्याज हमें सभी खाते हैं, सब्जी में यूज करते हैं प्याज। ठीक है। तो हिंदी की जो आपके टर्म्स में देखे तो प्याज क्या है भाई? प्याज एक संज्ञा है। ठीक है मेरे साथियों। तो प्याज एक संज्ञा है, यानी कि
जो आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया। देखते हैं अब इस संज्ञानात्मक सिद्धांत की क्या क्या अवस्थाएं हैं आपकी। पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की क्या क्या अवस्था दी थी। मेरे हिसाब से पेन आपके थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और कलर भी थोड़ा। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़ते। हाँ एक मिनट। संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास सिद्धांत, विकास सिद्धांत, सिद्धांत की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं। ठीक है मेरे साथियों, तो पियाजे साहब ने इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं और 4 अवस्थाओं को सरल तरीके से याद करने की आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा और बाद में हम इसको पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ेंगे। पहली अवस्था आपके, दूसरी अवस्था, तीसरी और ये चौथी अवस्था। तो मेरे साथियों इसको अपन याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो ट्रिक मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले आपको यहां हम अवस्थाएं लिख देते हैं। संवेदी गामक या फिर इसका दूसरा नाम है आपके इंद्रिय जनित अवस्था। दूसरा थोड़ा अपन यहां लिख लेते हैं। और दूसरी इन्होंने अवस्था बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी इन्होंने बताई है मूर्त, या फिर इसको अपन ठोस भी कह सकते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी बताई है आपके औपचारिक या फिर इसको अपन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। मेरे साथियों पियाजे साहब ने 4 आपकी अवस्था बताई है। पहली है संवेदी गामक या फिर इसको इंद्रिय जनित अवस्था कहेंगे। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब इनकी कभी कभी आपके प्रश्न यहां से पुटअप हो जाता है कि संवेदी गामक कितनी अवस्थाएं हैं, टोटल अवस्थाएं कितनी है, और कभी कभी ये पूछ लेते कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था कौन सी है और चौथी अवस्था कौन सी है। या कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि पहली अवस्था का नाम क्या है, दूसरी अवस्था का नाम क्या है, तीसरी अवस्था का नाम क्या है, चौथी अवस्था का नाम क्या है। तो अपन इनको याद करेंगे। पहले एक बार इसका जो आपके कालक्रम हो देख लेते हैं। तो पहले आपकी संवेदी गामक है वो है आपके 0 से 2 वर्ष तक, और पूर्व संक्रियात्मक आपके 2 से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक आपके 7 से 11 वर्ष तक, और अंतिम जो बच गई औपचारिक वाली ये आपके 11 से लेके 15 तक। तो इस प्रकार इनका वर्गीकरण है। अब इनको याद कैसे रखेंगे कि पूरी अवस्था अपन को याद हो जाए क्रम के अनुसार। कभी कभी आपके इसका सीरियल भी पूछ लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, तो इनको याद ऐसे रखेंगे कि मेरे पड़ोसी हैं, उनके घर पे कुत्ता था, छोटा सा कुत्ते का पिल्ला। ठीक है, तो उन्होंने उस कुत्ते के पिल्ले का नाम आपके सप्पू रखा था। सप्पू कुत्ते का बच्चा है, डॉग है, एक डॉग, उसका नाम उन्होंने रखा सप्पू। सप्पू रखा था। मुझे पता था, ठीक है ना, जब मैं उनके घर जाया करता था उस कुत्ते को आवाज देके बुलाया करते थे,
पिल्ले को कि सपू इधर आ, सपू इधर आ। ठीक है, तो एक दिन जो मेरा पड़ोसी मेरे को मिला तो थोड़ा उदास लग रहा था, तो मैंने उससे पूछा भाई कि आज उदास क्यों लग रहे हो। ठीक है, तो उसने मेरे से बोला कि बात यह है कि सप्पू मुओ, सप्पू मुओ, सप्पू मुओ। हमारे मारवाड़ी में मुओ का अर्थ होता है मरना। मारवाड़ी में कहते हैं मुओ का अर्थ होता है मरना। तो उसने कहा कि सप्पू मुओ, इस कारण मैं उदास हूं। तो दोस्तों आपको बस ये इतना, ये ट्रिक याद रखनी है। कैसे, अब याद कैसे रखोगे? स से हो गया आपके संवेदी गामक, ठीक है, दूसरा नाम आप उसके साथ में याद कर लो, संवेदी गामक है तो फिर इंद्रिय जनित व्यवस्था होगी। और पू से हो गया पूर्व संक्रियात्मक, मुंह से हो गया आपके मूर्त संक्रियात्मक, उसका आप ठोस संक्रियात्मक याद रखेंगे। और ओ से हो गया औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो हो गया सप्पू मुओ। तो मेरे साथियों, आपको ये जो जीन पियाजे के बारे में जो जानकारी और उनकी 4 अवस्थाएं, उनके क्या क्या नाम है और उनके कालक्रम क्या है और उनको याद करने की ट्रिक, सप्पू मुओ। स से, देखो मेरे साथियों, सप्पू मुओ, स से संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक या इसको फिर इंद्रिय जनित कहेंगे। पू से पूर्व संक्रियात्मक, और आपके मुंह से मूर्त संक्रियात्मक, और ओ से औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। साथियों थोड़ा इसका देख लेते हैं, इसमें अब हम पीपीटी के माध्यम से इसके बारे में पूरा विस्तार से आगे देखेंगे। हाँ मेरे साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे। ठीक है, इसके उनके बारे में जानकारी आपकी दी हुई है। जीन पियाजे एक निवासी स्विट्जरलैंड के जीव शास्त्री थे। इन्होंने समय के बच्चों पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। समय के बच्चों पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। पियाजे ने सर्वप्रथम 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था, और सन 1923 में मैंने जैसा आपको बताया था कि अपनी सर्वप्रथम पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज, याद रखोगे मेरे साथियों, वैसे इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी, अपन को मोस्ट याद रखनी है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, टोटल इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी अपने जीवन काल के अंतर्गत। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई, तो हम अभी पहले थोड़ी देर पहले इस अवस्थाओं पर चर्चा कर चुके हैं। संवेदी पेशी या संवेदी गामक, ठीक है, या फिर इंद्रिय जनित, इसका तीसरा नाम मैंने आपको बताया था संवेदी पेशी, संवेदी गामक, और तीसरा नाम मैंने आपको बताया था, वो भी आप यहां साथ में लिख लेते हैं, इंद्रिय जनित। इंद्रिय जनित मतलब इसमें, इस अवस्था में बालक सब काम इंद्रियों के माध्यम से करता है, यानी बालक के पास में कोई भाषा नहीं होती। ठीक है, वो सब इंद्रियों के माध्यम से। जैसे बच्चे को भूख लगी है तो वह जोर जोर से रोएगा, रोने के बाद में जो अपनी मतलब उसको मम्मी को पुकारने का यह तरीका है रोना, तो अपने सब काम इंद्रियों के माध्यम से करता है। दूसरे अपने पूर्व संक्रियात्मक बात की, इस समय बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है। ठीक है, भाषा का विकास हो जाता है, भाषा के शब्द सीख लेता है कुछ कुछ। स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक, ये 7 से 11, ये जन्म से 2 या 0 से 2 कह सकते हो, कहीं 0 से 2 लिखा होता है, 2 से 7 वर्ष और 7 से 11, और अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अब इसके बारे में, 4 अवस्थाओं के बारे में थोड़ा अपन विस्तार से पढ़ेंगे। हाँ मेरे साथियों, पहली अवस्था संवेदी पेशी, संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक है, आयु बताई है आपके जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक के शरीर और मस्तिष्क के मध्य पूर्ण संतुलन नहीं होता है मेरे साथियों। पहली अवस्था में जो बालक शरीर और मस्तिष्क, उन दोनों के मध्य में संतुलन स्थापित नहीं होता है। ठीक है, वो सोचेगा किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अपना हाथ फैलाएगा लेकिन उस वस्तु को पकड़ नहीं पाएगा। इस अवस्था में भाषा का अभाव मुख्य विशेषता। कौन सी अवस्था में भाषा का अभाव होता है? ठीक है, तो आपके संवेदी पेशी अवस्था में भाषा का अभाव होने के कारण ही, ठीक है, बच्चा अपनी इंद्रियों का या जो पेशियों का उपयोग करते हुए
ठीक है, अपनी जो अंदर की बात है उसको प्रकट करता है। वस्तु स्थायित्व का भाव, वस्तु स्थायित्व का भाव बच्चा यह समझना प्रारंभ कर देता है कि वस्तु को छुपाने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। मेरे साथियों, कोई भी वस्तु है ना, उसको छुपा देंगे तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। बच्चा सोचता है कि वस्तु रहती है, ठीक है ना, मेरे सामने ही है। कोई भी वस्तु मुंह में लेने की आदत होती है इस अवस्था में। जो भी आपकी पकड़, छोटे टाबरियो है, और जो भी आप चीज पकड़ में आ गई, ठीक है, या पेन पकड़ में आ गई तो पेन ने मुंडे में गाल लेवेला, ठीक है, रिमोट पकड़ में आ गई तो रिमोट ने मुंडे में गाल लेवेला, ठीक है, कंचो पकड़ में आ गयो तो कंचो आप रे मुंडे में गाल लेवेला, ठीक है। और बाद में जी आपने कोई भी चीज घर में पड़ी है, छोटी बड़ी बड़ी है, ठीक है ना, कोई भी चीज उसको मुंह में डाल लेगा, और ज्यादा जो वो मतलब हर समय अपना अंगूठा है उसको चूसता रहता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आयु आपके 2 से लेकर 7 वर्ष तक, ठीक है। भाषा का विकास प्रारंभ होने लगता है, ठीक है। अब बालक, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति जो अंदर की बात को है वो भाषा के माध्यम से कहेगा। बालक विभिन्न वस्तुओं को पहचानता है, पहचान करेगा और उसमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। यहां से पिछली आपके रीट परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचान कर उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। तो मेरे साथ ये देखिए कि भेद करेगा कैसे। जैसे उसने देखा कि आपके कोई भी वस्तु है, जैसे ये आपके बालक कहेगा कि सेब है, या फिर उसको बैंगन देखा, बैंगन है, ठीक है। और इसको बालक जैसे उसके सामने 2 वस्तुएं रखी गई और बैंगन ऐसे, तो बालक बता देगा उसमें ये बैंगन है और ये है आपके आम है या फिर सेब है। बैंगन और आम में भेद करना वो प्रारंभ कर देता है। एक इसमें विशिष्ट आपकी बात कहेगी जीववाद। बालक के अनुसार निर्जीव वस्तुएं भी सजीव होती है, जैसे पंखा, कूलर, ठीक है, पंखा, कूलर। जैसे कोई छोटी सी लड़की है, उसके पास में गुड़िया है, ठीक है, उससे वह खेलती रहती है, और एक दिन गुड़िया नीचे गिर गई और उस गुड़िया का हाथ वाथ है उसमें, जैसे है ना, टूट गया हो, या वो थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा चेंज हो गया हो, ठीक है। तो लड़की है, छोटी सी लड़की, वो रोएगी, वो कहेगी देखो देखो मम्मी, मेरी इस गुड़िया का हाथ टूट गया है, इसको दर्द हो रहा है, क्योंकि वो उस निर्जीव गुड़िया को सजीव मान रही है, ठीक है ना। पंखा, कूलर, इनको भी वो बालक सजीव मानता है। इसको कहते हैं जीववाद। जीववाद है यानी कि किसी भी निर्जीव वस्तु में जीवन को मानना, ठीक है, सजीव उसको मानना, उस वस्तु को। अहम केंद्रवाद, ठीक है, यानी बालक के केंद्र में, ठीक है, अहम यानी मैं, खुद रहेगा वो, ठीक है। बालक को लगता है कि खुद कह रहा हूं वो सही है, यानी बालक खुद को सही मानेगा। बालक अपने और दूसरों के नजरिए में फर्क नहीं कर पाता है, जो खुद कह रहा है वो सही है, यानी अहम केंद्रवाद। आगे बढ़ते हैं। अब इस अवस्था में आपके उत्कर्मणीयता और संरक्षण का अभाव होता है मेरे साथियों, है। और यहां से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पुटअप हुए हैं। क्या कहा है? उत्कर्मणीयता और संरक्षण का अभाव। एक छोटा बच्चा यह कहे कि उसे लंबे गिलास में दूध पीना है और चौड़े गिलास में नहीं, जबकि दोनों में दूध बराबर हो, यह संरक्षण का अभाव कहा गया है इसे, ठीक है ना। जैसे एक बालक के सामने 2 गिलास रखे गए, जैसे ये लंबा गिलास है और ये गिलास है आपके छोटा गिलास है, दोनों में दूध की मात्रा बराबर है। जैसे इसमें आपके दूध 250 ml है, 250 ml, तो इसमें भी आपके 250 ml है। लेकिन बालक क्या करेगा? बालक कहेगा, बालक के मन में विचार आता है कि लंबे गिलास में दूध ज्यादा है, क्योंकि वो लंबा दिख रहा है, क्योंकि वह लंबा दिख रहा है। तो और छोटे गिलास में दूध कम है, और वास्तव में दोनों गिलासों में बराबर है। इसे आपके कहते हैं संरक्षण का अभाव, यानी बालक उसमें क्या है, दोनों में समझ नहीं पाता है, उसमें उत्क्रमण नहीं कर पाता है, ठीक है। इस कारण उसमें संरक्षण का अभाव आता है। पलटावी गुण का अभाव मेरे साथियों, बालक में पलटावी गुण का अभाव हो जाता है। क्या बालक में चिंतन में पलटावी गुण का विकसित नहीं होता है आपके इस अवस्था में। दूसरी अवस्था में आपके पलटावी गुण का पलटावी गुण विकसित नहीं होता, अर्थात एक ही दिशा में तार्किक रूप से क्रियाओं का चिंतन करने की योग्यता होती है। यानी वो एक दिशा में पलटावी कैसे माना, ऐसे सुनिए मेरे साथियों, कि जैसे बालक को कक्षा में सिखाया गया, कक्षा में सिखाया गया आपके कि 2 गुणा 3
6 होते हैं, तो ये तो बालक सीख लेगा कि 2 गुणा 3 6 होते हैं। लेकिन बालक को वापस यही पूछा जाए कि 3 गुणा 2 कितने होंगे, तो उस समय बालक विचार में पड़ जाएगा। ठीक है, उसको इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पलटावी का जो गुण है, पलटावी गुण का अभाव होता है, और इसी गुण के अभाव के कारण वह 2 गुणा 3 को तो बराबर 6 कह देगा, लेकिन 3 गुणा 2 को वो फिर 6 नहीं कह पाएगा। यह पलटावी गुण का अभाव। मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 अवस्थाएं पढ़ ली अपने। तीसरी अवस्था स्थूल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं आपके, ठीक है ना, मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है मेरे साथ, 7 से 11 वर्ष इसकी जो आपका आयु है, 7 से 11 वर्ष। बालकों में मूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन अगली अवस्था में होगा और मूर्त चिंतन यहाँ पे। तो वह बालक वस्तुओं को पहचानना, ठीक है, और उनका विभेदीकरण करना और वर्गीकरण करना, यह प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, तथा उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित कर लेता है। मेरे साथी देखो, इससे पहली अवस्था में आपके जो आपके पूर्व संक्रियात्मक थी, बालक वस्तुओं को पहचान तो वहां भी लेता है और उसका भेद भी कर लेता है। ठीक है, लेकिन विभेदीकरण और वर्गीकरण करने की जो क्षमता है उस समय नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ आपके पहचानना और भेद करना लिखा हुआ है, तो आपको करना है, ठीक है, दूसरी स्टेज पूर्व संक्रियात्मक। लेकिन बालक उसको पहचाने भी, ठीक है, उसका विभेदीकरण भी करे और उसका वर्गीकरण भी करे, ये तीनों आ जाए तो फिर आ जाएगा आपके मूर्त संक्रियात्मक यानी तीसरी अवस्था में। तथा उपयुक्त नाम या वर्गीकरण, उसका उपयुक्त नाम दे देगा, समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरी अवस्था अपने हो गई है। आते हैं चौथी अवस्था की ओर, जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 वर्ष आयु होता, आयुकाल। ठीक है, इसमें क्या है मेरे साथियों, देखो, दूसरी अवस्था में मूर्त वस्तुओं को वह पहचानता था, उसका विभेदीकरण करता था, उसका वर्गीकरण करता था कि सामने यह, जैसे आपके रिमोट है, यह है लेखनी है, पेन है, तो उसको पहचानेगा रिमोट है और वर्गीकरण करेगा, बताएगा कि यह रिमोट है जो टीवी को चलाने के लिए काम में आता है, पेन लिखने के काम में आती है। लेकिन चौथी अवस्था में आकर अमूर्त लिखा है, तो अमूर्त वस्तुओं के बारे में बालक चिंतन करना शुरू कर देगा। अमूर्त जैसे वस्तु हैं, अमूर्त जैसे वो आत्मा के बारे में, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, बुद्धि है, मन, ठीक है, इस प्रकार का जो आपके चिंतन करना शुरू कर देगा, अमूर्त चिंतन। ठीक है, वो कहेगा कि आत्मा आखिर मरने के बाद आत्मा जाती है तो कहां जाती है ईश्वर कैसा होता है, बुद्धि कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखती। ठीक है, और कहते हैं कि मन है, हमेशा दौड़ता रहता है, तो मन को दौड़ते हुए मैंने नहीं देखा। इस प्रकार का चिंतन, अमूर्त चिंतन है, वो इस अवस्था में आता है आपके। अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता, अमूर्त परिकल्पित तथा तथ्य की विपरीत विचार के बारे में तर्क करने की योग्यता का विकास, बालक में तर्क करने की, वो तर्क करेगा। जैसे मैंने अभी कहा ना कि मन ने दौड़ता है तो मैंने देखा नहीं, कहां दौड़ रहा था। यही तो सबसे बड़ी बात है ना। कहते हैं कि मन हमेशा दौड़ता रहता है, तो बच्चा कहेगा कि मन कहाँ है, कैसा है, मैंने देखा नहीं है, कहां दौड़ रहा है, कितनी गति से दौड़ रहा है। तो ये सब तर्क करने की बातें, तो तार्किक जो है उसमें क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, स्मरण शक्ति रटने पर आधारित न होकर तर्क एवं समझ पर आधारित हो जाती है। यह प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है ना, स्मरण शक्ति है, जिससे पहले वाली अवस्था में बालक रटेगा, उसमें रटन प्रवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे बालक बिना रटे, यानी उसको रटेगा नहीं बल्कि तर्क करेगा एवं अपनी समझ का उपयोग करते हुए किसी निर्णय पर पहुंचेगा। ठीक है मेरे साथियों, अगला है किशोर अहम केंद्रिता। किशोर द्वारा, देखो इस अवस्था में बालक किशोर अवस्था की ओर अग्रसर होना शुरू कर देता है 11-12 साल के बाद में। किशोर द्वारा यह सोचना कि सारी कक्षा मेरे बारे में यह सोच रही है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा। व्यक्तिगत दंत कथा और काल्पनिक श्रोता के बारे में। ठीक है ना,
ये दो चीजें भी है, ये आप मोस्ट याद रखोगे। इसी अवस्था में व्यक्तिगत दंत कथा और काल्पनिक श्रोता। बालक सोचता है कि कक्षा में बैठा हुआ कि जो बाकी वाले बालक है वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं, मैं अच्छा तो दिख रहा हूं, ये कहीं ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, दिखने में अच्छा नहीं है, मेरे जो है ना ड्रेस सेंस है वो अच्छा नहीं है। तो यानी क्या है, किशोर अहम केंद्रिता, यानी अहम केंद्रिता, खुद के बारे में किशोर अहम केंद्रिता की भावना। एक हमने इससे पहले पढ़ा था अहम केंद्रिता, अहम केंद्र का भाव वो अलग था, किशोर अहम केंद्रिता है ये अलग इस अवस्था में होता है। आगे देखिए। हाँ मेरे साथियों, जियाजे की चारों अवस्थाएं पूर्ण हो चुकी है, ठीक है, सपू मुओ सपू मुओ सपू मुओ, ठीक है। मेरे साथियों यह कोई मंत्र नहीं है, हाँ आपके लिए मंत्र साबित हो सकता है। इस मंत्र का जाप कीजिए और पियाजे की अवस्था में से कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको कर्जा हासिल कर जाओगे। क्या ऐसे बोलते रहिए, सपू मुओ सपू मुओ सपू मुओ, है चार अवस्था आपने पढ़ी है मेरे साथियों। है एक बार उस मंत्र को फिर लगा लेते थोड़ा, है मंत्र लगेगा है तभी तो है ना अपने को सफलता मिलेगी। सपू मुओ, सपू मुओ, सप्पू कुत्ता है, जो कुत्ता मर गया था पड़ोसी का वो कुत्ता है, सपू मुओ, सपू मुओ। स से संक्रियात्मक अवस्था, पू से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मु से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ओ से औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। साथियों बस इस मंत्र का जाप करते रहिए, पियाजे आपके है आसान हो जाएगा मेरे साथियों। हाँ अब पियाजे के द्वारा जो पियाजे का सिद्धांत है उसमें आपके जो कुछ संप्रत्य हैं उन संप्रत्यों के बारे में पढ़ेंगे। संप्रत्य, ठीक है, दो संप्रत्य आते हैं, दो संप्रत्य आपके सामने आते हैं। एक तो होता है स्कीम्स और एक होता है स्कीमा। और बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथी इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कीम्स की जगह स्कीमा करके आते हैं और स्कीमा की जगह स्कीम्स करके आते हैं। मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में इसको समझाता हूं, ठीक है। अपने जो खाली पीपीटी की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। पहली है स्कीम, स्कीम्स और दूसरा है स्कीमा। स्कीमा दोनों दिखने में एक जैसे, पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है मेरे साथ? स्कीम्स क्या होती है और स्कीमा क्या होता है? स्कीम आपके, इसको वैसे कह सकते कि व्यवहारों का संगठन, व्यवहारों का संगठन होता है और स्कीम्स। आप कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं उनका संगठन, एक पैटर्न है, इसको हम कह सकते हैं पैटर्न। जैसे एक छोटा बालक है जो स्कूल जा रहा है तो उसका एक पैटर्न बना हुआ कि सुबह जल्दी उठेगा, ब्रश करेगा, है, और ब्रश करने के बाद में आपके वो नहाएगा, नहाने के बाद में ड्रेस पहनेगा, ड्रेस पहनने के बाद में वो अपने जो नाश्ता करेगा, नाश्ता करने के बाद में जूते पहनेगा और जूते पहनने के बाद में बैग लेकर स्कूल जाएगा। तो यह उसका दिन प्रतिदिन का कार्य है, ठीक है। अब हम प्रत्येक कार्य को, इसको सरल याद करने का तरीका यही है कि आप प्रत्येक कार्य को एक स्कीम मानिए। स्कीम मानिए जैसे कैसे, जैसे आपके वो ब्रश कर रहा है तो वो भी एक स्कीम है, ठीक है। वो नाश्ता कर रहा है तो वो भी एक स्कीम है, वो जूते पहन रहा है तो भी स्कीम है, वह स्कूल का बैग उठा रहा है तो भी एक स्कीम है। तो एक पैटर्न के अंतर्गत, ठीक है ना, चलता है। ब्रश करना है, बालक ब्रश करेगा, ब्रश करना है, ड्रेस पहनना, ड्रेस पहनना है, उसके बाद जूते पहनना, जूते पहनना, उसके बाद में स्कूल के लिए जाना। तो ये पूरा पैटर्न बना हुआ है, ये व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहारों का संगठन। इसमें एक व्यवहार नहीं है, ठीक है। ब्रश करना ये एक व्यवहार हो गया, ड्रेस पहनना एक व्यवहार हो गया, जूते पहनना एक व्यवहार हो गया, तो पूरा एक संगठन बन गया आपका, ठीक है। तो इसे तो कहेंगे स्कीम्स। अब बात करते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या है? साइकोलॉजी की भाषा में इसको बोले तो है आपके सूचनाओं का पैकेट, सूचनाओं का पैकेट, पैकेट,
कौन सी सूचनाएं, इसको हम सरल भाषा में से समझेंगे। जैसे कोई एक सूचना हमने अपने दिमाग के अंदर डाल के रखी है, ठीक है, तो वैसी की वैसी स्थिति अपने सामने कोई दूसरी आ गई, तो उसी सूचना को हम वहां अप्लाई कर देंगे। जैसे समझिए आप कि एक छोटे बच्चे ने, ठीक है, एक घोड़ा देखा, घोड़े को देखा, उसने देखा कि घोड़े के 4 पैर होते हैं, 4 पैर, 2 कान होते हैं, 2 कान होते हैं, ठीक है। अब उसने घोड़े के बारे में यह एक स्कीमा बना के रखा अपने दिमाग के अंदर, यानी घोड़े के बारे में यह जो सूचना है, सूचना का पैकेट कौन सा, कि 4 पैर 2 कान, ये सूचनाओं का पैकेट है। इसका एक स्कीमा, एक पेट आपके दिमाग में बना के रखा है कि 4 पैर और 2 कान वाला घोड़ा है, घोड़ा होगा। अब वो क्या करता है, उसके सामने गाय आती है कभी, ये स्कीमा उसने बना के रखा घोड़े के बारे में, अब गाय आ गई, ठीक है, तो क्या करेगा, इसी स्कीमा का सामान्यीकरण करेगा। ये भी टर्म्स आपके आगे आने वाली, सामान्यीकरण। क्या करेगा, सामान्यीकरण क्या करेगा, वो देखेगा हाँ कि इसके भी 4 पैर है, गाय के भी 4 पैर है और 2 कान है, ठीक है। तो पहले उसने 4 पैर और 2 कान वाले जो जानवर के बारे में घोड़ा पढ़ के रखा था, जिसका स्कीमा अपने दिमाग के अंदर डाल के रखा था, ठीक है। अब वह उस स्कीमा को गाय पर अप्लाई करेगा, तो वो कहेगा उसको उस गाय का नाम मालूम नहीं है, वो जानवर कैसा है, वो घोड़े जैसा दिख रहा है, तो उसी स्कीमा को उठाकर वो यहां कर देगा सामान्यीकरण, वो कहेगा यह भी घोड़ा है, यह भी घोड़ा है। तो स्कीमा सूचनाओं का एक पैकेट है, ठीक है। या कोई अपन जानकारी, जैसे है ना, कोई भी चीज आपने देखी और उसके बारे में एक 4-5 जानकारी अपने दिमाग के अंदर जो आपने सेव कर ली है, ठीक है, उसे अपन कहेंगे स्कीमा। लेकिन जो अपन व्यवहार करते हैं एक के बाद में एक, जो उसका संगठन बनता है, उसे कहेंगे स्कीम्स। इसको हम आगे देखते हैं पीपीटीज के माध्यम से। हाँ मेरे साथियों, ये देखिए महत्वपूर्ण संपर्क है, स्कीम्स क्या है, स्कीमा को विकसित करने की प्रक्रिया, यही स्कीम्स है आपके स्कीमा को क्या करती है, विकसित करती है, ठीक है। कुछ आपके वो, जैसे आपने कहा ना कि वो पैटर्न दिमाग में बना के रखे हैं, वो संगठन है, वही संगठन जाके आपके क्या करते हैं, स्कीमा को तैयार करते हैं अलग अलग संदर्भों में, लेकिन एक सी स्थितियों में बार बार लागू होने पर जो क्रिया व्यापक है, देखो अलग अलग संदर्भ तो अलग अलग है, लेकिन एक सी स्थितियों में बार बार लागू होने पर जो क्रिया, संदर्भ अलग अलग, कैसे जैसे कपड़े पहनना एक अलग संदर्भ है, ठीक है, ब्रश करना एक अलग संदर्भ है, लेकिन उसको अपन बार बार डेली लागू कर रहे हैं, बार बार लागू कर रहे हैं, और जो क्रिया व्यापक और बेहतर होती जाती है, ठीक है ना। अब ये क्रिया व्यापक और बेहतर होगी, संदर्भ अलग है, ब्रश कर रहा है बालक, कपड़े पहन रहा है, दोनों अलग अलग संदर्भ है, ठीक है, लेकिन इसको वो बार बार कर रहा है, और बार बार करने से क्रिया क्या होगी, एक तो व्यापक होगी और बेहतर होगी। है बालों को पहले है ना शुरू में ब्रश करना नहीं आएगा, ब्रश ऐसे मुंह में करेगा है तो कई टाइम ब्रश 8 दो बाहर निकल जासी और कदे इस साइड में बाहर निकल जासी, लेकिन धीरे धीरे उसमें वो क्या करेगा, वो उसको बेहतर करना सीख लेगा, उसे स्कीम कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई, स्कीम कहते हैं। अर्थात स्कीम व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न है, एक संगठित पैटर्न जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, इसका हम दोहरान आसानी से कर सकते हैं। ऐसा पैटर्न व्यवहारों का एक संगठित, नॉर्मल तौर से आप इसको ऐसे याद रखो कि व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न जिसको हम आसानी से दोहरा सकते हैं। ब्रश करना है दूसरे दिन फिर ब्रश करेगा, दोहराना हो रहा है, कपड़े पहनना है दूसरे दिन फिर पहनेगा, तीसरे दिन पहनेगा, चौथे दिन पहनेगा, ठीक है। उदाहरण जैसे बच्चे का स्कूल जाने से पूर्व तैयार होना, यह एक निश्चित रूटीन के अनुसार होता है, जैसे स्कूल ड्रेस पहनना, जूते पहनना, बैग उठाना आदि उसके व्यवहार में शामिल है, ठीक है ना। यह उसकी, देखो मैंने कहा स्कीम्स को याद ऐसे ही रखोगे, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह प्रत्येक एक स्कीम है। ड्रेस पहनने की भी स्कीम निकाली बच्चे ने, जूते पहनने की स्कीम निकाली, और बैग उठाने की भी स्कीम निकाली, और आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है ना चलती होगी। कैसे, जैसे आप विचार, जैसे आपकी सर्विस लग जाएगी, आप टीचर बन जाओगे तो आपका सुबह सुबह स्कीम्स आपके ऊपर लागू होगी, ठीक है। आप सुबह सुबह जल्दी उठोगे, फिर नहाओगे, नहाने के बाद में अपने कपड़े पहनोगे, सूट वूट पहन के, और फिर अपने जूते वूते पहन के, ठीक है, फिर जाओगे अपनी बाइक की चाबी लोगे, बाइक स्टार्ट करोगे, जो भी आपके पास में गाड़ी वगैरह जो भी है मेरे साथ, ठीक है ना, गाड़ी को स्टार्ट किया, चालू किया, आप स्कूल पहुंचे, ठीक है, और फिर स्कूल से आने के बाद में फिर वही रूटीन, बाहर आके गाड़ी खड़ी की, और खड़ी करने के बाद में, ठीक है,
गाड़ी की चाबी निकाली, फिर अंदर आए, जूते उतारे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके साथ में भी ये स्कीम चलती रहेगी मेरे साथियों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो स्कीम्स आपको समझ आ गई होंगी। अब स्कीमा, किसी विषय पर ज्ञान का संगठित समूह, ज्ञान का संगठित समूह। वहां तो व्यवहार हो रहा था, वहां तो बाहर उसको हम अप्लाई कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, जूते पहने वगैरह व्यवहार में, लेकिन ये ज्ञान का संगठित समूह है, पैकेज, सूचनाओं का पैकेज, जिसे हमने कहा था अभी, सूचनाओं का पैकेट, सूचनाओं का पैकेट भी हम इसे कह सकते हैं, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का पैकेट, जो कि लंबे समय की यादाश्त। ठीक है ना। अब देखो, एक समय का नहीं, जैसे मैंने आपको घोड़े वाली बात कही थी, तो घोड़े वाली बात उस बालक के मन में कि 4 पैर तो 2 कान होते हैं, एक लंबे समय से, यानी इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें सेव रहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकत्रित होते हैं। अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका, यानी अनुभव से सही, जैसे उसका पुराना अनुभव उसकी मेमोरी में, ठीक है, वो फीड है कि ये घोड़ा है जिसके 2 आपके कान है और 4 टांगे है, तो उसी अनुभव के आधार पर क्या करेगा, ठीक है, अर्थ, अनुभव से सही अर्थ निकालने का, उसी अनुभव के आधार पर उसके सामने गाय आएगी तो फिर क्या करेगा वो, ठीक है, उसका अर्थ निकालेगा कि ये भी घोड़ा है। ठीक है, फिर बाद में उसको समझाया जाएगा कि घोड़ा नहीं गाय है, तो दोनों का आपको सामान्यकरण करके और फिर वो सही अर्थ तक पहुंचेगा। स्कीमा एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है। ठीक है ना। सामान्यकरण का मतलब है एक स्कीमा को आप दूसरी परिस्थिति में, दूसरी वैसी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो, उसे सामान्यकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक को ऐसा सिखाया गया स्कूल में, क्या सिखाया गया बालक को स्कूल में, यह सिखाया गया कि भाई जो है ना, ट्रैफिक जो सिग्नल लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, उसमें आपके रेड लाइट जलती है, उसका मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, तो बालक का ही एक स्कीमा उसने इस दिमाग में सेव कर लिया। फिर वो क्या गया, अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गया, तो जैसे ही रेड लाइट जली तो बालक ने पापा से कहा कि आप बाइक रोको, बाइक को स्टॉप करो, रोको। क्यों कहा उसने ऐसा, क्योंकि उसका उस रेड लाइट के प्रति एक स्कीमा पहले से दिमाग में, उसका अनुभव है वो उसने सेव करके रखा है, और उसी स्कीमा का उसने क्या किया, यहां पर सामान्यकरण किया। ठीक है, तो मेरे साथी आगे बढ़े। हाँ, आगे देखो, अनुकूलन, ठीक है, अडॉप्टेशन। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ साथ आपके सामंजस्य करने की आपकी क्या है, ठीक, करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। बालक भी अनुकूलन करते हैं आपके, और ठीक है ना, बड़े भी करते हैं अडॉप्टेशन। ठीक है, जन्मजात प्रवृत्ति अनुकूलन की, जैसे वातावरण में जाएगा वैसे पियाजे कहते हैं कि बालक उसके अनुसार ही अपने आप को ढाल लेगा, उस वातावरण को, ठीक है, अनुकूलित कर देगा, अडॉप्टेशन कर देगा। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया की 2 उपक्रियाएं बताई। ठीक है, अनुकूलन तो है, उसकी 2 उपक्रियाएं हैं। क्या क्या है, पहला है आत्मसातीकरण, आपके अडॉप्टेशन, और दूसरा है समायोजन। ठीक है, अकमंडेशन। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं समायोजन की प्रक्रिया, इसको ऐसे हम साइकोलॉजी का जो अलग से समायोजन पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, आपके एडजस्टमेंट के रूप में पढ़ेंगे। देखते हैं इन दोनों के बारे में क्या करें पियाजे। दोनों के पहले आत्मसातीकरण क्या होता है, आत्मसातीकरण, ठीक है, कहते हैं इसको आत्मसात कर लो, है, आपने भी कभी सुना होगा, इस शब्द का प्रयोग किया होगा, आत्मसातीकरण, आत्मसात कर लो। बच्चा अपनी पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। नए ज्ञान को आत्मसात कैसे करेगा, अब देखो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था घोड़े का, ठीक है, तो उसका पूर्व ज्ञान ये था, स्कीमा ये बना हुआ था कि 2 पैर, आपके कितने पैर, 2 कान और 4 पैर का जो जानवर है वो क्या होता है, घोड़ा होता है। ठीक है, तो उसके सामने ये घोड़ा, उसके सामने गाय आई। ठीक है, तो गाय को देखकर उसने कहा कि यह भी घोड़ा है, क्योंकि उसके भी 2 कान और 4 पैर थे, गाय के 4 पैर। लेकिन किसी ने उसको बताया, ठीक है, यह घोड़ा नहीं गाय है, लेकिन उसने देखा कि गाय के भाई 2 सींग भी तो हैं, गाय के 2 सींग भी हैं। ठीक है, तो यह आ गया आपके क्या, जो देखो पूर्व ज्ञान तो क्या हो गया कि 2 पैर, कान और 4 पैर, यह तो पूर्व ज्ञान में हो गई। लेकिन जो 2 सींग का जो नया स्कीमा उसने बनाया है, 2 सींग वाला,
अब उसके स्कीमा में एक और चीज ऐड हो गई, क्या? दो सींग। दो सींग नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। तो उसने दो सींग वाला नया ज्ञान है, पूर्व ज्ञान के साथ में दो कान और दो पैर के साथ में दो सींग का नया ज्ञान उसको क्या कर लिया है? आत्मसात कर लिया है। ठीक है मेरे साथियों, तो मौजूदा ज्ञान यानी जो पहले से ज्ञान उसके पास में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। ठीक है, पहले वाले ज्ञान में दूसरे ज्ञान को डाल देना, दो कान और चार पैर के साथ में दो सिंगों को भी शामिल कर लेना, आपके आत्मसातीकरण। एक जैसे उदाहरण देखी, एक 2 वर्षीय बालक ने विभिन्न प्रकार की बिल्लियां देखी और इसी आधार पर वह बिल्ली के प्रति एक स्कीमा बनाया। जैसे 4 छोटे पैरों वाला एक पशु है, अब उसी बालक ने पहली बार कुत्ते का पिल्ला देखा और समावेश द्वारा उसे इसी स्कीमा में डाल दिया कि यह भी है 4 पैर और उसके क्या है भाई, यह बिल्ली है। आगे देखिए समायोजन। ठीक है, अकोमोडेशंस आपके इसको देखते हैं। हाँ, समायोजन, मौजूदा ज्ञान। समायोजन किसे कहते हैं? समायोजन, समायोजन किसे कहते हैं? मौजूदा ज्ञान को संशोधित करते हुए उसमें नई जानकारी तथा अनुभवों का समायोजन करना। ठीक है मेरे साथियों, तो आपने क्या किया? मौजूदा जो जानकारी है उसमें पहले से उसके पास में जो जानकारी है उसमें कुछ नई जानकारियों को ऐड करना, नई जानकारियों को ऐड करने की क्रिया आपकी कहलाती है समायोजन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बत्ती वाला उदाहरण दिया था, बत्ती वाला उदाहरण दिया था, ठीक है ना, कि जो आपके रेड बत्ती है, रेड वो रुकने के लिए कहती है, रुकने के लिए कहती है, तभी ग्रीन बत्ती जल गई, तभी आपके बत्ती जल गई, ग्रीन, ग्रीन बत्ती जली। ठीक है, स्टॉप, रुकना हो गया। और उसके बाद में जैसे ग्रीन बत्ती जली तो उसके पापा ने कहा कि ग्रीन बत्ती का मतलब होता है कि अब चलो। ठीक है, तो उस बालक ने जो आपके रेड बत्ती वाला जो ज्ञान था कि रुकना है, उसके साथ में ग्रीन बत्ती वाला जो ज्ञान है कि अब चलना है। ठीक है, चलने के लिए करे इसको क्या कर लिया? जोड़ दिया। स्कीमा को वातावरण के अनुसार, हाँ, अनुभव का समायोजन। समायोजन में बालक नहीं सोचना है, स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। ठीक, उदाहरण, यदि बालक का सामना बार बार कुत्ते के पिल्ले से होगा तो उसे बिल्ली व कुत्ते में अंतर का वही ज्ञान हो जाएगा कि यह बिल्ली है और यह कुत्ता है। वो समायोजन कर लेगा उस बात को। पहले वह बिल्ली को, ठीक है, जब से उसने देखा था और कुत्ते को देखा तो कुत्ते को भी बिल्ली कह रहा था, लेकिन अब समायोजन की प्रक्रिया के तहत वो क्या करेगा? वो बिल्ली और कुत्ते में भेद करेगा कि यह कुत्ता है। इस प्रकार वह इन नए अनुभवों के आधार पर पिल्ले की उसी में एक अन्य स्कीमा विकसित कर लेगा। पिल्ला थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, इसका अलग एक स्कीमा दिमाग के अंदर सेट हो गया मेरे साथियों। ठीक है, तो साथियों आज की जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक, उसकी 4 अवस्थाएं और उनकी जो संपत्ति थी उनको हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, आप हमारे इस जो कंटेंट की पीडीएफ या वीडियोस का लिंक प्राप्त करने के लिए हमारे आपके टेलीग्राम जो चैनल है ज्ञानदीप एजुकेशन, उससे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ पीपीटी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथ ऐसी ही रुचिकर और ट्रिगली क्लास लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।